Assalamualaikum, first year. We have started year number 11, reaction kinetics. Today we are going to cover rate determining step, energy of activation, Arrhenius equation, and in the end we will discuss how to find the order of reaction. In this topic we have to cover only one method, that is half-life method according to the ALP. First of all, let's have a look. What is rate determining step? If a reaction occurs in several steps, one of the steps is slowest. The rate of this step determines overall rate of reaction. This slowest step is called rate determining step or rate limiting step. We have already discussed कोई भी रिएक्शन जो है वो एकदम से, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो एकदम से एक स्टेप में नहीं होते. There are many examples of such reactions जो कि स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो प्रोसीड करते हैं. अब जाहिर सी बात है, इफ देयर आर मैनी स्टेप्स तो उन सब स्टेप्स की स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं होगी. कुछ स्टेप्स जो हैं वो फास्ट होंगे, कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्लो होंगे. अब ऐसा स्टेप जो कि स्लोवेस्ट स्टेप है, उस स्टेप को हमने कहना है कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है. जितनी जल्दी ये स्टेप प्रोसीड होगा उतनी जल्दी जो है वो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा. Total number of molecules reacting species taking part in the rate determining step appear in the rate equation. As we have already discussed कि रेट इक्वेशन जो है वो हम सिंपल केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते. रेट इक्वेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है तो ये डिपेंड करती है किस पे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे. रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेट इक्वेशन में अपीयर होंगे. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है उधर, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम रेट इक्वेशन में लिखेंगे भी नहीं. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू फॉर्म NO प्लस CO2. ये 2 स्टेप रिएक्शन है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसके स्टेप्स भी दिखाती हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इसके रेट इक्वेशन देखें कि रेट इज इक्वल टू KNO2 की पावर 2. If we look at the chemical equation, then we came to know that one molecule of NO2 and one molecule of CO is involved in the chemical reaction. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी रेट इक्वेशन में जो है वो NO2 का एक जो है वो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो और उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो. But actually it doesn't happen. Rate equation is telling us totally another story, which is rate is equal to K NO2 power 2. मीन्स कि NO2 के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं इसकी इस रिएक्शन में. तो ऐसा किस तरह से होता है, हम इसके जो है वो स्टेप्स देखते हैं कि NO2 जो है बेसिकली पहले NO2 का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं and they form the NO3, nitrogen trioxide, and NO. This nitrogen trioxide in second step combines with the carbon monoxide and it forms nitrogen dioxide and carbon dioxide. अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप. फास्ट स्टेप मीन इट विल हैपन विद इन सम सेकेंड्स. अब रिएक्शन जो डिपेंड करता है, रेट जो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्टेप पे. फर्स्ट स्टेप जितनी जल्दी है, जितनी आहिस्ता होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है. अब फर्स्ट स्टेप में हम एक चीज देखते हैं कि NO3 जो है एक प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, NO3 जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे वो एक मॉलिक्यूल NO3 का प्रोड्यूस हुआ. दूसरी साइड पे जब वो सेकंड स्टेप आया तो NO3 का एक मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हो गया. अब जब हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखते हैं जो कि अभी हमने पहले पढ़ी है, NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू फॉर्म NO प्लस CO2.
अब यहाँ पे इस ओवरऑल इक्वेशन में कहीं पे भी NO3 जो है वो मौजूद नहीं है, हालांकि ये NO3 जो है आपके सामने यहाँ पे बना है. This nitrogen trioxide, which is formed at the one step and it is consumed in the next step, this is called as reaction intermediate. इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं. ये 2 स्टेप का रिएक्शन है. इसमें हम देखते हैं कि NO2 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे 1 मॉलिक्यूल जो है वो बन गया. तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाली साइड से कट गया, एक जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे कट गया. जब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं तो जो चीज प्रोडक्ट में जितनी बनी हो उतनी ही अगर जो है वो नेक्स्ट रिएक्टेंट में कंज्यूम हो गई हो या इसके वाइस वर्सा, तो हम उस चीज को ओवरऑल इक्वेशन में नहीं लिखते. अब इसकी ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनेगी? NO2 का हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखेंगे. क्यों? क्योंकि NO2 का जो दूसरा मॉलिक्यूल है अगर वो रिएक्टेंट साइड पे है तो वो प्रोडक्ट साइड पे जो है वो उसके साथ ही मौजूद है, तो ये दोनों जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. तो ये जो है वो NO2 का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ओवरऑल इक्वेशन में आएगा. नेक्स्ट जो है वो इसके साथ रिएक्टेंट वाली साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा. यहाँ पे NO3 जो है वो नहीं आएगा क्योंकि NO3 जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में बना था, प्रोडक्ट्स में ये इधर प्रोडक्ट्स में बना था, तो नेक्स्ट स्टेप में एज अ रिएक्टेंट ये सारे का सारा कंज्यूम हो गया है. तो NO3 जो है वो NO3 से कट हो गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया, इधर NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन. और हमने इसका रेट देख लिया कि रेट जो है वो डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप पे. तो स्लोअर स्टेप में चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं NO2 के, दैट्स वाई यहाँ पे रेट इक्वेशंस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपीयर नहीं होता. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करता. अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि NO3 यहाँ पे बनता है वो क्या है, उसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं. द रिएक्शन इंटरमीडिएट हैज अ टेम्परेरी एग्जिस्टेंस. टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है इसकी, एंड इट इज अनस्टेबल रिलेटिव टू द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ये जो है वो एक शॉर्ट लिव स्पीशी है. अनस्टेबल है मीन्स कि ये फौरी तौर पे जो है वो रिएक्ट कर लेती है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जो है इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम है. दिस इज अ स्पीशी विद नॉर्मल बॉन्ड्स. अब इस स्पीशी के अंदर बॉन्ड्स जो है वो नॉर्मल होते हैं एंड मे बी स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड अंडर स्पेशल कंडीशंस. और हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें. This reaction is a clear example of the fact that the balanced chemical equation may not give any information about the way the reaction actually takes place. The same thing which we have talked earlier कि reaction rate equation जो है, reaction rate equation जो कि हमें बताती है कि chemical reaction किस तरीके से proceed करता है, उसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं ले सकते बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन किन किन जो है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा, द ओनली वे टू फाइंड आउट इट दिस एक्सपेरिमेंटल वे, नॉट द थ्योरेटिकल वे. दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एक्टिवेशन, यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो कि केमिकल अगर रिएक्शन होना है, केमिकल अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एक्टिवेट होने के लिए, रिएक्शन होने के लिए जो है, रिएक्टेंट्स को कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अब इससे पहले कि हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो है कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखें, हमें जो है वो कोलिजन मॉडल का पता होना चाहिए. कोलिजन मॉडल हमें क्या बताता है? कोलिजन मॉडल हमें वो कंडीशंस बताता है जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता कब है. वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कि वो एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन को होने के लिए चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, इसके लिए हमें कोलिजन मॉडल का पता होना जरूरी है. कोलिजन मॉडल ये कहता है कि केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. जाहिर सी बात है रिएक्टेंट्स के बॉन्ड आपस में टूटेंगे तो नए बॉन्ड जो है वो बनेंगे. सेकेंड इसमें बात है कि मॉलिक्यूल्स कैन ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड विद ईच अदर.
मॉलिक्यूल्स आपस में वो तभी रिएक्ट करेंगे अगर वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से टकराते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आकर नहीं टकराएंगे तो रिएक्शन जाहिर सी बात है कभी भी नहीं होगा। हमने जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए। अब वो अगर करीब आ गए हैं तो ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए हैं, दीज मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन जो है, इनकी डायरेक्शन ऑफ कोलिजन जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए एंड विद एनफ एनर्जी टू कॉज द बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का। अब कोलिजन मॉडल हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है कि इनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन तब होगा जब ये दोनों, पहली कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, एक दूसरे के करीब आए और जो है वो आकर एक दूसरे से कोलाइड करें। अब कोलाइड भी जो है वो उस डायरेक्शन से करें, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में जो है वो इनके आपस में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके, और इतनी एनर्जी से करें, वो कोलिजन जो है उस कोलिजन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो पहले से मौजूद बॉन्ड हैं वो टूट जाएं और नए बॉन्ड जो हैं वो बन जाए। यहाँ पे आप देखें कि आफ्टर कोलिजन जो है ये दोनों ग्रीन बॉल्स आपस में अटैच हो गई हैं और ये ब्लू और रेड बॉल जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ गई है। तो यहाँ पे दो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन गए। तो ऐसा कब होगा कि जब ये ग्रीन बॉल जो है वो इस वाले मॉलिक्यूल के साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ये ग्रीन बॉल की ही डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इसने जो है वो इसके साथ स्टेबिलिटी है, इसके साथ ही ये स्टेबल होती है, इसकी डायरेक्शन में आए और इतनी एनर्जी के साथ आकर ये कोलाइड करे कि जो है वो ये ग्रीन बॉल जो है, ये ग्रीन बॉल इस ब्लू बॉल से अलहदा हो जाए, ये बॉन्ड टूट जाए इसका, और इस वाली ग्रीन बॉल के साथ जो है वो इसका बॉन्ड दोबारा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास दो चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनफ एनर्जी। अगर ये चीज़ होगी तो केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? There is a minimum amount of energy required for the reaction। अब वो जो एनफ एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं कि कोलिजन के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पुराने बॉन्ड टूट जाए, नए बॉन्ड बन जाए, वो जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E A। अब एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जांपल सिर्फ आप इस बात से ले लें कि ये एक हिल है, अगर आपने इस हिल को क्रॉस करना, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द प्लेन ग्राउंड, तो आपको इतनी एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए एज कंपेयर टू कि अगर आपने यहाँ से एक जो है वो हिल को क्रॉस करना है। अगर जो है वो आपको हिल को क्रॉस करना है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए। जब तक आपके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी तब तक जो है वो आप जो है वो अपने एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम इस हिल को क्रॉस करें। ठीक है, अब देखिए, जब हमें पता है कि नीचे उतरते वक्त तो इतनी एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू कि जब हमें ऊपर जाना है, अगर हम ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे पहुंच गए हैं, एनर्जी बैरियर पे टॉप पे पहुंच गए हैं, देन इट्स डेफिनेट हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम जो है वो आसानी से जो है वो आगे भी अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी पहुंच के हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अब हम आगे भी चले जाएं, तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वापस जो है वो मॉलिक्यूल उधर को वापस चले जाएंगे। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर फॉलो करना है, दैट एनर्जी बैरियर इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी में जो है वो क्या होता है कि जो क्लियंस होती हैं वो कहते हैं कि वो इफेक्टिव क्लियंस होनी चाहिए। क्लियंस शुड बी इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव क्लियंस क्या होंगी? ऐसी क्लियंस जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी और इनके पास एनफ एनर्जी होगी, उसको हमने कहना है कि दोज क्लियंस आर इफेक्टिव। वरना मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते जाएं, कोई इधर से या उधर से, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ऑफ देम आर अनइफेक्टिव क्लियंस।
इफेक्टिव कोलिजन वही होगी जो रिएक्टेंट्स जब वो कोलिजन होगी तो उससे प्रोडक्ट बनेगा। अगर तो प्रोडक्ट नहीं बनता तो वो जो है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। अच्छा, अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की और एक आयोडीन के मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है इसको हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइन से शो किया है। अब इसने बॉन्ड बनाना है किसके साथ? आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनने जा रहा है HI। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस आयोडीन के साथ जाके प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराए और एनफ एनर्जी के साथ जो है वो टकराए। तो यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए कि एक जो है वो हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो है ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। आयोडीन और आयोडीन के दरमियान भी बॉन्ड टूटना शुरू, जाहिर सी बात है ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे ना। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, दैट्स व्हाई दे आर शोन बाय द डॉटेड लाइन एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग। नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं और पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। कब? जब कोलिजन इफेक्टिव होगी तब। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो है हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बॉन्ड हो जाता है और ये वाला हाइड्रोजन भी आयोडीन के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब ये वाली जो स्टेट है जिसमें ये जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जो है वो इसको इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में भी शो किया गया है कि ये रिएक्टेंट्स हैं A+B B2। तो इनके दरमियान में रिएक्शन कब होगा? जब इन दोनों के दरमियान B के दरमियान में बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू होगा और A और B के दरमियान में नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। तो ये वाली जो स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड स्टेट होती है। दिस इज मोर शॉर्ट लिव्ड दैन दी रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट की लाइफ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो फिर जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जो है वो चले जाती है। अब जो है हम यहाँ पे एनर्जी डायग्राम्स देखेंगे। एनर्जी डायग्राम्स किसकी? रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की। जाहिर सी बात करें तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम चूंकि एनर्जी की टर्म में बात कर रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि जो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो मैटर करती है। अब इस डायग्राम में जो है ये जो दोनों हिल्स हैं, ठीक है, ये डायग्राम में ये जो ग्राफ्स हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे जो ये हिल है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स एक हिल तक पहुंचे हैं। हिल क्या है? हिल इज दिस ट्रांजिशन स्टेट। अब वो ट्रांजिशन स्टेट के जब पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं, कोई भी बॉन्ड ना तो प्रॉपर बना होता है ना ही प्रॉपर टूटा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है वहां पे पहुंचने के बाद देन दे रिलीज एनर्जी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से लेके रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट से जो है ये ट्रांजिशन स्टेट, ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियरली बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हम एनर्जी देते हैं। हम एनर्जी जब देते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका जो है वो आपको हिल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचती है।
अब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आर एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लोअर होती है। दिस इज वेरी फेमस एमसीक्यू कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम ये रिएक्शन होना ही वो तब है जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वही रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है बिकॉज इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप देखें कि ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी ज़्यादा ये हिल होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी बड़ी ये हिल होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए और उतना ही स्लो रिएक्शन होगा। जितनी बड़ी ये हिल होगी, जितना बड़ा ये ग्राफ की लाइन जितनी ऊपर जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जितनी लंबी, जितनी जो है वो ज़्यादा हमें जोर लगेगा उतना जो है हमारा रिएक्शन स्लो होगा। और जितना ये ग्राफ जो है वो छोटा होगा उतना जो है वो, इसका मतलब है कि एक्टिवेशन उतनी ही थोड़ी चाहिए और वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी डायग्राम्स को जो है वो मैंने इनलार्ज करके आपको शो किया है जस्ट टू शो यू व्हाट आर द एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, ओवरऑल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपने अगेन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले दिया गया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर एट लोअर एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी, क्योंकि इस साइड पे ग्राफ की एनर्जी है, इस साइड पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स आर एट हायर एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी कितनी है। ठीक है, एक तो आप एनर्जी दे रहे हैं, दूसरा कुछ रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज डेल एच। दैट इज डेल एच मीन्स इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन जो है वो लगा के, तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ओवरऑल एनर्जी का डिफरेंस है। रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट में हिल तक जाने के लिए जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल एच। एक्टिवेशन एनर्जी जो है किस तरह से मैटर करती है रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर, और फिर टेम्परेचर का क्या रोल है इसमें, ये सारी बातें हमें बताती है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस जो है वो स्वेंटर आर्हीनियस डिराइव्ड अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दी के एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के दरमियान में क्या जो है वो इनका रिलेशन है, ये हमें पता चलता है आर्हीनियस इक्वेशन से। यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन दी गई है k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। एक्सपोनेंट की पावर है माइनस ई ए ओवर आर टी। अब इसमें k क्या है बेटा, k इज द रेट कांस्टेंट एंड a इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या चीज़ है, a number that represents the likelihood that collision would occur with the proper orientation for a reaction। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी होंगी, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स तो एवरी टाइम एक दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो गैस के हैं वो तो एवरी टाइम इन स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, लिक्विड्स के भी जो हैं वो भी जो है वो समहाउ जो है वो इन स्टेट ऑफ द मोशन। तो मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन क्या होगी, अगर उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर एनर्जी होगी, वो इफेक्टिव कोलिजन है, तो वो कितनी होंगी उसको हमने कहना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। उस उन कोलिजन्स की तादाद कितनी है उसको हमने कहना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशंस के सारे जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। k इज द रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर T, EA is the activation energy, R
क्या है, आर जो है वो जनाब जनरल गैस कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 8.3145 जाउल पर मोल पर केल्विन, एंड टी इज द टेम्परेचर इन द केल्विन, केल्विन में जनाब टेम्परेचर लेना है, एंड ए क्या है जी, क्लेयन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि ये एक्सपोनेंट है, तो इस एक्सपोनेंट को किस तरीके से खत्म किया जाता है, इसका नेचुरल लॉग ले लें, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ के, अब हमें पता है लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंगली कि नेचुरल लॉग ऑफ ए, अगर पावर का किसी जो है नेचुरल लॉग जो है ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसकी पावर है वो यहाँ पे जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, तो माइनस ई ए ओवर आर टी जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो बन जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने आर्हीनियस इक्वेशन को यूज करना है टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने जो है उसकी कैलकुलेशंस की हैं कि अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन को उसका नेचुरल लॉग ले लें तो वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने का हमारा मकसद है कि हमने इससे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के वी वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ के एंड टी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हम किस तरह से जो है वो इससे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो इस वजह से जो है वो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ y का क्या मतलब है। एक्स y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, m जो है दैट इज कॉल्ड एज स्लोप, x का मतलब है कि जो x एक्सिस पे जो आप वैल्यू लेंगे, और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो यही जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको हम एक दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस ई ए ओवर आर 1/t। टेम्परेचर चूंकि चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको एक साइड पे निकाल लेते हैं, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, स्लोप, x क्या है, x एक्सिस पे जो चीज हम लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a क्या है, इंटरसेप्ट, c जो है दैट विल बी द नेचुरल लॉग ऑफ a। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो जो है वो कहाँ पे जाके x और y एक्सिस को जाके, y एक्सिस को जाके जो है वो काटेगा, किस किस पॉइंट पे जाके जो है वो y एक्सिस से मैच करेगा, उस पॉइंट को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, नेचुरल लॉग ऑफ k इज टेकन ऑन द y एक्सिस बिकॉज इट वाज y, x क्या है 1/t, जब केल्विन में टेम्परेचर लेना है तो एक्स एक्सिस पे हमने लेना है 1/t। तो अब ये जो हम लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जो है जिस पॉइंट पे जाके y एक्सिस से मैच कर रही है दैट इज y इंटरसेप्ट, और वो क्या चीज है, नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इस लाइन की अभी हमें पता है कि हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं, कि हम यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में अगर आपने पहले भी ग्राफ किए हैं तो ग्राफ में से वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि हम उसकी स्लोप फाइंड करें। स्लोप के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हम जो है वो रैंडम पॉइंट ले लेते हैं और उस पर डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है उसकी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ करके, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ करके हमने डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये जो स्लोप की वैल्यू आती है दैट इज माइनस ई ए ओवर आर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आर्हीनियस इक्वेशन पे किस तरह से अप्लाई करते हैं ये चीज़, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना, बेसिकली आपको जो है वो ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो जो वैल्यूज़ आती हैं y की, x की, वो आपने x और y एक्सिस पे रख देनी है। स्लोप जो है वो ऑटोमेटिकली दैट विल बी द माइनस ई। देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन का क्या मतलब है कि इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड, जो लाइन है वो डाउनवर्ड जाएगी। तो माइनस हमें ऑलरेडी ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइन डाउनवर्ड जाएगी। अगर ये प्लस होता तो ये लाइन यहाँ से 0 से शुरू होती है और ये ऊपर को जाती।
लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो नीचे को जाएगी। तो यहाँ से स्लोप से जो है वो हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आगे जो है वो आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी दिया गया है, तो उसको आप सॉल्व करें तो वहाँ से जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो होगा कि ये ग्राफ को जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि के जो है, इफ़ के इज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली एट सेवरल टेम्परेचर, energy of activation can be calculated from the slope of the plot of the natural log versus 1 over t। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ के ओवर 1 over t की वैल्यू के थ्रू जो है वो हम किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू व्हिच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट्स का सम है उसको हमने कहना है कि वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या हम कह दें कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, लेकिन एएलपी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी सिलेबस में जस्ट हाफ लाइफ मेथड जो है वो इंक्लूडेड है, तो हम सिर्फ उसे डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी कि अगर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है उसकी हाफ लाइफ 24 मिनट्स है, तो 24 मिनट के बाद जो है अगर वो आपने 1 लीटर गैस ली है तो 24 मिनट के बाद जो है वो 0.5 लीटर जो है वो रह जाएगी। यानी कि रिएक्टेंट्स को जो है कन्वर्ट होने में, डिकम्पोजिशन जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम चाहिए 50% जब उसकी परसेंटेज रह जाए तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ मेथड जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं। एज मैंशन अर्लियर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमने हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये रिलेशन हम ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 over a n minus 1। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है देन इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज द हाफ लाइफ, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमने वहाँ पे जो है वो इसको अप्लाई करके देखा था कि जीरो ऑर्डर में क्या हो हाफ लाइफ होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हाफ लाइफ होगी, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हाफ लाइफ होगी। तो वहाँ पे हमने इसके 3-4 रिलेशंस पढ़े थे। बाहर ये आपके रिव्यू के लिए दोबारा जो है वो यहाँ पे लिखा गया है रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस। एक कंसंट्रेशन हमारी रिएक्शन से पहले है और एक कंसंट्रेशन आफ्टर दी सेकेंड टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2 एंड देयर हाफ लाइफ पीरियड्स आर फाउंड टू बी द T1 एंड T2। 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस जो है वो हम ले रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसी जो है वो अपने फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे कि T1 is directly proportional to 1 over A1 and -1, और इस साइड पे T2 आ जाएगा और A2 आ जाएगा। अब इन दोनों रिलेशंस को हम डिवाइड करेंगे। T1 over T2 is equal to A2 over A1 और n-1 जो है वो कॉमनली हम इसके ऊपर लिख देंगे। अब हमने n-1 इसके ऊपर से पावर हटानी है, तो हमारे पास लॉग का रूल है कि अगर हम लॉग ले लें, किसी भी चीज़ का लॉग ले लें, तो जो पावर है वो हमारे पास रिलेशन में शुरू में आ जाती है। लॉग का रूल है, ठीक है। अगर किसी भी क्वांटिटी का लॉग ले लें तो उसकी जो पावर होती है वो उसके एक्सप्रेशन के स्टार्ट में आ जाती है। लॉग T1 over T2, तो n-1 स्टार्ट में आ जाएगा लॉग A2 over A1। अब n-1 एक साइड पे रहेगा, बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्वांटिटी n-1 से जो है log A2 over A1 n-1 से मल्टीप्लाई हो रही है, जब दूसरी साइड पर जाएगी तो ये इससे डिवाइड होगी। तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि n-1 इज इक्वल टू log T1 over T2 डिवाइडेड बाय
log A2 over A1। यहाँ पे एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी। अब n इज इक्वल टू, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चूंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हम एक साइड पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहने देंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये माइनस जो है 1 जो इधर माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और बाकी सारा जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की फ्रॉम दी हाफ लाइफ मेथड। अब हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू कि in the thermal decomposition of the N2O at 760 degrees Celsius, the time required to decompose half of the reactant was 255 seconds. At the initial pressure 290 millimeter mercury and 12 seconds at the initial pressure of the 360 millimeter of mercury. अब देखिए गैस है, तो ये जो इसका प्रेशर दिया गया है बेसिकली गैस, सारी सी बात है, हम उसको जो है वो ग्राम में तो नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है। गैस को हम प्रेशर के थ्रू बताते हैं कि उसका प्रेशर क्या है। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू गिवन है बेसिकली दीज आर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम डाटा लिखेंगे अपना A1 इनिशियल कंसंट्रेशन 290 थी, और सेकंड कंसंट्रेशन सेकंड प्रेशर क्या है, तो वो हमारी सेकंड कंसंट्रेशन है 360। तो 290 जब कंसंट्रेशन थी वो तब T1 क्या है 255 सेकेंड, और जब जो है वो 360 कंसंट्रेशन थी तो तब जो है हमारे पास टाइम था 212 सेकेंड। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ड्राइव किया है, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 ओवर T2 लॉग A2 ओवर A1। हम अपनी सारी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। पहले बेटा आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने इसका लॉग लेना है। लॉग जब दोनों का लॉग का आंसर आ जाएगा तो आपने उनको डिवाइड करके उसमें 1 ऐड करना है। तो इट्स आंसर कम्स टू बी 1.85। चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शंस में हो भी सकता है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 कंसिडर कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था। तो यहाँ पे जो है बेटा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसकी जो एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो ARB के अकॉर्डिंगली मार्क्ड हैं, तो उनको जो है वो इसको ज़रूर एक दफ़ा से रिव्यू करना है, बिकॉज इट्स एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।